हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छा तेरी सैलरी होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से इंडिया 10 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, साथ में 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट को रिवीजन कराऊंगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, हर इंडेस और चैप्टर के लास्ट में टीवाई के दे रखे हैं, हर मॉड्यूल के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इंडिया 10 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और इतना ही नहीं, साथ में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। इंडेक्स 10 का नाम है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये एक बहुत ही ज्यादा आसान इंडेक्स है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है ना, एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन के आंसर में गलती हो जाती है। और गलती होने का एक ही रीजन है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस इंडेक्स को रट लेते हैं कि ये आइटम है तो एडजस्टेबल इवेंट है और ये आइटम है तो नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। मैं आप लोगों को एक स्टोरी के थ्रू इस इंडेक्स को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आप देखेंगे कभी भी आपसे इंडेक्स 10 के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। आइए पहले एक दो बातें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा और उसके बाद आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपसे इंडेक्स 10 में गलती नहीं होगी। एक बात और, अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट है ना, तो हमें दो प्यारी प्यारी सी लाइन और लिखनी होती है जिसके बेस पे हमें एक या दो नंबर और मिलते हैं। आई मीन टू से, अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, कई बार स्टूडेंट क्या करता है, ये लाइन लिख के आता है, जैसे आंसर बनता है नॉन एडजस्टेबल इवेंट तो लिखता है कि नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी लिखना होता है जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं और मैं आपको बता दूं उसकी वजह से एक या दो नंबर कट जाते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आपके वो एक दो नंबर भी पक्के हो जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इंडेक्स 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, ये बताइए, एक कंपनी अपनी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करंट ईयर में ही कंप्लीट कर लेती है? एक कंपनी अपनी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करंट ईयर में कंप्लीट कर लेती है? आंसर दीजिए दोस्त। अब मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर ये आएगा, नहीं सर। उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये कि बड़ी सारी एडजस्टमेंट एंट्रियाँ होती हैं, बड़े सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, बड़े सारे बिल पेंडिंग होते हैं जिसकी वजह से टाइम लगता है। ठीक, और इतना ही नहीं, अकाउंट बनने के बाद ऑडिट होती है, ठीक, और उसके बाद फिर अकाउंट क्या होते हैं, बोर्ड से अप्रूव होते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 तक है। ठीक, इस डेट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग डेट या आपका बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले क्या होगा सर, अकाउंट बनेंगे, उसके बाद ऑडिट होगा, उसके बाद अकाउंट बोर्ड में अप्रूव होंगे। मान के चलते कि हमारी जो कंपनी है उसके अकाउंट 31 जुलाई 26 को अप्रूव है। ठीक, तो इसे हम बोलेंगे अप्रूवल डेट। इसे हम क्या बोलेंगे? अप्रूवल डेट। अब कोई भी ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है और अप्रूवल डेट से पहले हुआ है, वो इवेंट जो है उसे हम बोलते हैं इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इंडेक्स 10 में उसे कवर किया गया। ठीक, अब वो इवेंट दो टाइप के होते हैं, एक एडजस्टेबल इवेंट और एक नॉन एडजस्टेबल इवेंट। अब कौन से एडजस्टेबल इवेंट बनेंगे, कौन से नॉन एडजस्टेबल इवेंट बनेंगे, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बात और, अप्रूवल डेट का मतलब है वो डेट जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होती है, मींस बाय द अथॉरिटी जिसके पास अप्रूवल पावर है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, आइए एक प्यारी सी स्टोरी डिस्कस करते हैं। मतलब अप्रूविंग अथॉरिटी जब क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर देगी, तो उस डेट को हम क्या बोलेंगे? अप्रूवल डेट बोलेंगे। और वो कंपनी केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये मिस्टर ए का घर है। ठीक है जी सर। अभी थोड़ी देर के लिए ना इंडिया 10 को साइड में कर देते हैं, क्योंकि इस स्टोरी के बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपको इंडिया 10 क्लियर हो जाएगा। ये मिस्टर ए का घर है, ये खिड़कियां हैं, और आप खिड़की में झांक के ना देखें क्योंकि जो आप देखना चाह रहे हो खिड़की में है ही नहीं। ठीक, यहां पे मिस्टर ए और मिसिज ए बैठ के चाय पी रहे हैं। मिसिज ए नाराज है, बैठी है। मिस्टर ए कहता है, भाग्यवान नाराज क्यों? मिसिज ए कहती है, आपने ना वादा किया था कि मैं आपको शादी के बाद गहने दिलाऊंगा और अभी तक आपने गहने नहीं दिलाए। मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। उसने बोला, देख भाग्यवान, ऐसा है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको गहने दिलाऊंगा, लेकिन मैंने कोई डेट फिक्स नहीं की थी कि इस डेट तक आपको गहने दिलाऊंगा। अभी तो बहुत टाइम है, आपको आराम से गहने दिला दूंगा। अब मिसिज ए कहती है, आपकी तो हर बार यही बात होती है, और जब मैं आपसे पूछती हूँ कि किस डेट पे गहने दिलाओगे तो कोई डेट भी नहीं बताते, बस बोल देते हो कि हाँ गहने दिलाऊंगा। और जब मैं आपको कहती हूँ कि अब गहने दिला दो, आप कहते हो कि अभी टाइम नहीं है या अभी फाइनेंस थोड़ा सा मैनेज करना है। तो इस तरह से आप हर बार टाल देते हो, बस आज मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी। मिस्टर ए कहता है, कोई बात नहीं भाग्यवान, आज मैं आपको गहने दिलाता हूँ। मिसिज ए
मुस्कुराने लगी। अब मिस्टर ए यहां पे बैठा हुआ, ठीक है। मिस्टर ए अंदर गया और कुछ पैसे लेके आया, ये पैसे लेके आ गया, ठीक। सर पैसे कहाँ? बेटा जेब में रख रखे उसने, ठीक। अच्छा, मिस्टर ए पैसे लेके आया और इतनी देर में क्या हुआ, न्यूज़पेपर वाला एक न्यूज़पेपर देके चला गया। अब जैसे मिस्टर ए ने न्यूज़पेपर पढ़ा, अब वो थोड़ा सा ऐसे बैठ गया, कुछ सोचने लग गया। मिसिज ए कहती है, पता है मेरे को गहनों की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ बहाना मारोगे। मिस्टर ए कह रहा है कि देख भाग्यवान, कोई बहाने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो न्यूज़पेपर आया ना, इसमें ना एक कंपनी के 5 ईयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है। और कंपनी की जो इंफॉर्मेशन आई है उसके बेस पे 5 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी में 1,000 रुपये लगाए थे, तो इस कंपनी का मान लो शेयर 100 रुपीज़ का था, ठीक है, और किसी ने अगर 10 शेयर लिए थे, तो आज उसके शेयर की वैल्यू 5,000 होगी। 5 टाइम्स कंपनी ने ग्रोथ की है, शेयर की वैल्यू 50 होगी। देख भाग्यवान, अब मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1, आज आप गहने ले लो, ठीक, मैं आपको पैसे दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप कंपनी एक्स की ग्रोथ देखोगे तो कंपनी एक्स ना ऐसे ग्रो कर रही है। ऑप्शन 2 ये कि आप इस कंपनी का आज शेयर ले लो और उसके बाद जब शेयर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए तो इन शेयर को बेच के आप क्या करना, गहने ले लेना। अब मिसिज ए मुस्कुराने लगी, हाँ ये तो ठीक है। मिसिज ए कहती मैं एक काम करती हूँ, जो मेरे पास पहले से गहने ना उसको बेच देती हूँ और सारे के सारे पैसे कंपनी के शेयर में लगा देती हूँ, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो बहुत सारे गहने आ जाएंगे। अब मेरे यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों से ना, ये जो कंपनी है ये मान लेते हैं एक्स लिमिटेड है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई थी, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक, ये कंपनी एक्स लिमिटेड है। मेरे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से ना, ये जो एक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई होगी मिस्टर ए मिसिज ए के पास, ये कब आई होगी? क्या ये 31 जुलाई 26 से पहले आई होगी, उसके बाद आई होगी? सर ये इंफॉर्मेशन 36 जुलाई के बाद आई होगी। बेटा बड़े आराम से मेरी बात सुनिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इसी पॉइंट के अंदर है। ये बताइए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कब आई होगी? सर 31 जुलाई या उसके बाद आई होगी? उससे पहले तो आई नहीं होगी। बट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई होगी इसमें इंफॉर्मेशन कब तक की होगी? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई होगी इसमें इंफॉर्मेशन कब तक की होगी? सर इसमें इंफॉर्मेशन होगी 31 मार्च 26 तक की। बिल्कुल ठीक है। अब इन बिटवीन टाइम गैप आ गया। इसका मतलब क्या है कि जिस डेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और जिस डेट पे वो पब्लिक के लिए इशू होती है उसमें टाइम गैप होता है। अब ऐसा हो सकता है कि जो एक्स कंपनी है इसके पास क्या था, एक एक्सपोर्ट का लाइसेंस था और ये एक्सपोर्ट का बिजनेस करती थी, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, इस टाइम के दौरान एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैंसिल हो गया और इसके पास और कोई बिजनेस की एक्टिविटी है ही नहीं। कोर एक्टिविटीज की जो मेन बिजनेस था वो लाइसेंस के बेस पे एक्सपोर्ट करना था और एक्सपोर्ट का लाइसेंस इसका कैंसिल हो गया, अभी एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगी। अच्छा सर, तो ये तो कंपनी सर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया। हाँ जी, अब ये देखो यहाँ तो गहने बिक चुके हैं। इस टाइम गैप को भरने के लिए इंड एस 10 आया है। इंड एस 10 के आने का ऑब्जेक्टिव आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इसके बाद आप देखेंगे कि एडजस्टेबल इवेंट, नॉन एडजस्टेबल इवेंट को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा और उसके बाद इंड एस 10 मोटा मोटा अपना खत्म हो जाएगा। और बाकी कुछ एक दो बारीक कॉन्सेप्ट है, तो मैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी आपको अभी कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा और कुछ मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ये जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप को भरने के लिए इंड एस 10 आया है। इंड एस 10 ये कहता है कि यहां पे अगर कोई इवेंट होता है तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या उस इवेंट के अगेंस्ट 31 मार्च 26 को, मतलब बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे, कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती है। एक सेकंड, कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती है? आंसर इज यस, तो ये एडजस्टेबल इवेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कंडीशन कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट कर रही है, यहां हमें एक्स्ट्रा एविडेंस मिला है और पक्का हो गई ये कंडीशन ना। कहता है अगर यहां पे कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपका क्या है, नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेबल इवेंट एंड नॉन एडजस्टेबल इवेंट? इफ जो इवेंट टेकन प्लेस हुआ है उसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडजस्टेबल इवेंट बोलेंगे। और अगर उस इवेंट के अगेंस्ट कोई कंडीशन या कॉन्टिजेंसी बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या बोलेंगे, नॉन एडजस्टेबल इवेंट बोलेंगे। ठीक, एडजस्टेबल इवेंट का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे, जो रिस्पेक्टिव आइटम है, असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, इक्विटी है, उसे आप एडजस्ट कर देंगे, ठीक, बैलेंस शीट डेट पे। और नॉन एडजस्टेबल इवेंट का मतलब क्या है कि आप उसे नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। आप उसे क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, अगर मान लो नॉन एडजस्टेबल इवेंट है
और इवेंट ऐसा है कि उसके बाद जो गोइंग कंसर्न है बिजनेस की, वो अफेक्ट हो जाएगी, मतलब बिजनेस गोइंग कंसर्न के बेस पर नहीं चल पाएगा। तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिक्विडेशन अप्रोच के हिसाब से बनाएंगे। इट मींस क्या कि आप गोइंग कंसर्न फॉलो ना करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। इट मींस क्या है कि जितनी भी आपकी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म, वो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। असेट जो है आप उसे रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे, लाइबिलिटी को आप पेबल वैल्यू पे दिखाएंगे। और बड़ी सारी असेट जो आपने क्रिएट करी थी लॉन्ग टर्म के बेस पे, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस आपका नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन असेट को रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। और हो सकता है कि कुछ असेट को आपको राइट ऑफ भी करना पड़े। ठीक, सो बात की एक बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके नॉन गोइंग कंसर्न के बेस पे बनेगी। ठीक, अगर इवेंट ऐसा है जो नॉन एडजस्टेबल है लेकिन गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हो रही, तो उसके में हम क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, इसके बेस पे आपको एक या दो नंबर और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट है तो हमें उस केस में क्या क्या डिस्क्लोज देना होता है। एक तो नेचर ऑफ द इवेंट, प्लीज नोट कर लें, एक तो नेचर ऑफ द इवेंट, और सेकंड उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है। और अगर फाइनेंशियल इफेक्ट क्वांटिफाई नहीं हो पा रहा, फिर आप क्या करेंगे, फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। ये लाइन हमेशा नॉन एडजस्टेबल इवेंट के साथ जरूर लिख के आया। चलिए आगे। जी सर, एक बात और, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें एक डायग्राम बनाना और ये देखना है कि क्या यहाँ पे कंडीशन कंटीजेंसी एग्जिस्ट थी, यस, और इवेंट इसके बाद हुआ था एडजस्टेबल इवेंट, मतलब हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। और अगर मान लो यहाँ पे कंडीशन कंटीजेंसी एग्जिस्ट नहीं थी, नॉन एडजस्टेबल इवेंट, हम क्या करेंगे, नोट्स में डिस्क्लोजर दे देंगे। नेचर ऑफ द इवेंट क्या है और आपका उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है। और अगर फाइनेंशियल इफेक्ट का अमाउंट क्वांटिफाई नहीं हो पा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में फिर फैक्ट डिस्क्लोज कर देंगे। एक बात और, जो डिविडेंड होता है आपका यहाँ पे जाके वो प्रपोज होता है, तो उसके अगेंस्ट कंडीशन कंटीजेंसी अब एग्जिस्ट नहीं होती, तो वो आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट होता है। चले जी सर, आइए बाकी अगर कुछ और बातें आएंगी तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, the AGM of ABC Limited for the year ended 31st March X2 was held on 10th July and board meeting has been conducted on 15th May X2। अप्रूवल डेट किस डेट पे मानेंगे, उस डेट पे जिस डेट पे अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव कर देगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है सर, अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक, मीनवाइल द कंपनी हैड टू डिस्क्लोज सर्टेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर एंड 31st मार्च X2 टू सेबी एज पर सेबी रेगुलेशन 20 अप्रैल। वो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ना उसने 3 अलग अलग डेट दे दी है। ये आपका 31st मार्च हो गया रिपोर्टिंग डेट, एजीएम हेल्ड हुई है 10th जुलाई को, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई है 15 मई को, और कंपनी ने क्या किया, सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन आपके भाई के बर्थडे वाले दिन 20 अप्रैल X2 को क्या किया, सबमिट करा दी। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने पब्लिक कर दी है, तो क्या इसे अप्रूवल डेट मान लेंगे ना, अप्रूवल डेट होगी उस डेट पे जिस डेट पे क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर देंगे। ठीक, सिंस सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन pertain to the year ended 31st March X2 is submitted to SEBI before approval of the financial statement by the board, the management is suggesting that 20th April shall be considered as after the reporting period. Whether the management view is correct in accordance with guidance given in Ind AS 10? No, क्योंकि अप्रूवल डेट वो डेट है जिस डेट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, अप्रूविंग अथॉरिटी क्या करेगी, अप्रूव कर देगी, तो वो आपका 15 मई है। और इवेंट जो कवर होंगे आपका इंड AS 10 के अकॉर्डिंग होंगे बिटवीन 31st मार्च X2 टू 15 मई आपका X2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ABC Limited is in a legal suit against the GST department। ठीक है, the company get a court order in favor on 15th April X2। एक बात और, जो इवेंट है वो फेवर में हो सकते हैं, अनफेवर में हो सकते हैं, इवेंट फेवरेबल हो सकते हैं, अनफेवरेबल हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी गेट ए कोर्ट ऑर्डर इन फेवर ऑफ 15th अप्रैल X2। ठीक है, मैं डायग्राम हमेशा बनाऊंगा, ये 31st मार्च है और ये आपका अप्रूवल डेट देख लें कौन सी है। ठीक, कंपनी को कोर्ट से ऑर्डर मिला 15 अप्रैल को, विच रिजल्टेड इनटू रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31st मार्च X2। अब यहाँ पे 31st मार्च X2 के रिगार्ड में हमें ऑर्डर मिला कि जो जीएसटी की लायबिलिटी आपकी रिड्यूस होगी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर X1 X2 वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब, 15th मई X2। The management has not considered the effect of the transaction as the event is favorable to the company। नहीं, इरिस्पेक्टिव की इवेंट आपका फेवरेबल है या अनफेवरेबल, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जीएसटी की लायबिलिटी थी, कंडीशन कॉन्टीजेंसी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक, द कंपनी व्यू दैट द फेवरेबल इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इट वुड हैम्पर द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कमेंट ऑन द कंपनी व्यू इन लाइट ऑफ इंड AS 10। इंड AS 10 में आपके फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों इवेंट कवर है, तो यहाँ पे आपका एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। ये देखिए, नीड टू बी कंसिडर्ड, अगर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी तो फिर आपका ये एडजस्टेबल इवेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ABC लिमिटेड ट्रेड इन लैपटॉप। ठीक है जी,
On 31st March X2, the company has 50 laptops which were purchased at rupees 45,000 each. The company has considered the same price for calculation of closing inventory valuation. आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल X1 को, 31 मार्च X2 को, और यहाँ पे लैपटॉप की कॉस्ट 45,000 है. कंपनी हैज कंसिडर्ड द सेम प्राइस फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. ऑन 15 अप्रैल X2, एडवांस version of the same series of laptop is introduced in the market. Therefore, the price of the current laptop goes down to 35,000 each. यहाँ पे लैपटॉप का जो प्राइस है वो आपका 35,000 आ गया. देखिए मेरे पास 31 मार्च को इन्वेंट्री है, ठीक, तो मैं इन्वेंट्री कैलकुलेशन करूंगा कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर. एनआरवी कैसे कैलकुलेट करूंगा? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक. अब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस में कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? कहता है अप्रूवल डेट से पहले अगर वो रिस्पेक्टिव आइटम बिक जाती है तो उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो आपके लिए एडजस्टेबल इवेंट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन या कॉन्टिजेंसी आपकी बैलेंस डेट पे आपके पास इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती, ठीक. और अगर वो आइटम नहीं बिकती तो सिमिलर आइटम का आपका जो प्राइस रहेगा नेसेसरी एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक. अगर सिमिलर आइटम भी सेल नहीं होती तो उस केस में हम लोग क्या करते, फिर उस केस में मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाता. तो यहाँ पे 35,000 आपका लैपटॉप का प्राइस आ रहा है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ X1 X2 वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 मई. तो 15 मई को बोर्ड ने अकाउंट अप्रूव किए हैं. तो यहाँ पे इवेंट हुआ है, उसके अगेंस्ट कंडीशन कॉन्टिजेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, आपका एडजस्टेबल इवेंट हो गया. एडजस्टेबल इवेंट का मतलब क्या है कि रिस्पेक्टिव आइटम को एडजस्ट करते हैं. इट मींस क्या है कि हम इन्वेंट्री को यहाँ पे 35,000 के हिसाब से रिकॉर्ड करें. 10,000 का आपका डिक्रीज इन एनआरवी की वजह से जो लॉस है वो रिकॉर्ड कर लेंगे पिनल अकाउंट के अंदर, ठीक. द कंपनी डज नॉट want to value the stock at 35,000 less estimate cost necessary to make the sale as the event of the reduction in selling price took place after 31st March X2 and the reduction price were not applicable as on 31st March X2. कमेंट ऑन द कंपनी व्यू. तो हम बताएंगे कि कंपनी का व्यू करेक्ट नहीं है क्योंकि ये आपका एडजस्टेबल इवेंट है, ठीक. और कंपनी क्या करेगी? रिस्पेक्टिव आइटम को एडजस्ट कर लेगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. XY लिमिटेड टू के लार्ज साइज सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वैल्यूड एट 200 करोड़. XY लिमिटेड ने क्या किया? एक लार्ज साइज सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया पब्लिक सेक्टर का जिसकी वैल्यू 200 करोड़ है. द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग X1 X2 एंड कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, ठीक है जी. जो प्रोजेक्ट है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ X1 X2 में और कंटिन्यू रहा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक. During execution of the work on 29th May X2, the company found while raising the foundation work that it had met a rocky surface and cost of contract would go up by extra 50 crore, which would not be recoverable from the contractee as per the terms of the contract. बड़े आराम से क्वेश्चन समझेंगे क्योंकि जितने अच्छे से हम क्वेश्चन समझेंगे उतने अच्छे से फिर आंसर हम लिख पाएंगे. ये 1 अप्रैल X1 है और ये आपका 31 मार्च X2 है. यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया और 200 करोड़ हमने प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अमाउंट चार्ज किया, ठीक. अब जब हमने काम करना स्टार्ट किया 29 मई को पता लगा कि जो आपका सरफेस है नीचे ना जमीन के अंदर, ठीक है, और हमें उसको तोड़ना पड़ेगा. उसकी वजह से 50 करोड़ की एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी जो कि आपका रिकवरेबल नहीं है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वर्क स्टार्ट हो चुका है. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लिया. जी सर. अब जो हमने यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर लिया है, कंडीशन होगी, हाँ जी, और हमें एक्स्ट्रा एविडेंस मिल गए हैं आपका 29 मई को. अब अगर अप्रूवल डेट इसके बाद की हुई तो फिर ये आपका एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट कंडीशन या कॉन्टिजेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. और इंडिया स्टैंड का ऑब्जेक्टिव है कि इन्फॉर्मेशन देनी है आपको एंड यूजर तक, ठीक. अगर यहाँ पे कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो एक्स्ट्रा एविडेंस मिल गया तो और वो आपका कंफर्म हो गया इवेंट, इसलिए हम उसे एडजस्ट कर देते, ठीक. The company financial year ended on 31st March X2 and the financial statement were considered and approved by the board of director on 15 जून. ये देखिए 29 मई को हमें पता लगा लेकिन अकाउंट जो अप्रूव होंगे वो 15 जून को होंगे. तो ये अपने लिए क्या बन गया? एक एडजस्टेबल इवेंट बन गया, ठीक. हाउ विल यू ट्रीट द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एडजस्टेबल इवेंट बन गया. हम क्या करेंगे? जो 50 करोड़ का लॉस है उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब कॉस्ट है उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक. द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रॉफिट शुड बी अकाउंटेड फॉर अकॉर्डिंगली. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. A Limited was required to pay penalty for a breach in the performance of a contract, ठीक है जी. A Limited believed that the penalty was payable at a lower amount than the amount demanded by the other party. A Limited ने क्या कर रखा? एक आपका कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अगेंस्ट ब्रीच हो गया था, उसके अगेंस्ट उसको पेनल्टी पे करने की रिक्वायरमेंट लग रही है, ठीक है. और उसने पेनल्टी का जो पेबल अमाउंट था जो सामने वाली पार्टी ने डिमांड किया था उससे कम लग रहा था, मतलब उसने कुछ प्रोविजन क्रिएट कर रखा था. A Limited created provision for the penalty but also approached the arbitrator with a submission that the case may be dismissed with cost. देखिए यहाँ पे ए
के अगेंस्ट किसी ने केस कर रखा पेनल्टी का, ठीक है, और जितना पेनल्टी की डिमांड कर रखी थी उसके कंपैरिजन में उसको लग रहा था कि अमाउंट कम पे करना पड़ेगा, उसने उसके हिसाब से प्रोविजन भी क्रिएट कर रखा था। अब वो आर्बिट्रेटर के पास पहुंचा कि साहब जो भी कॉस्ट वगैरह है उसके हिसाब से ये कॉस्ट से, मतलब इस अप्रोच किया उसने आर्बिट्रेटर को कि जो केस है उसे डिसमिस कर दो जो भी कॉस्ट है उसके साथ, ठीक। ए लिमिटेड प्रीपेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर X1 X2 विच वर अप्रूव्ड इन मई X2, ठीक है जी, ये अपना अकाउंटिंग ईयर हो गया। अकाउंट अप्रूव कब किए? मई X2 में। अप्रूवल डेट A Limited prepared the financial statement for the year X1 X2 which were approved in May X2. The arbitrator in April X2 awarded the case in favor of A Limited. अरे यहाँ तो हम केस जीत गए, एक केस जीत गया, मतलब हमारे फेवर में आ गया। एज ए रिजल्ट ऑफ द अवार्ड, अच्छा पहली बात ये देखेंगे कि एडजस्टेबल इवेंट है नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। देखिए अप्रैल में केस अपने फेवर में आ गया है, इवेंट हुआ है जिसके अगेंस्ट कंडीशन या कंडीशन बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करती थी, एडजस्टेबल इवेंट हो गया, तो हम लोग क्या करें, जो हमने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है उसे रिवर्स कर देंगे, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रेटर द प्रोविजन अर्लियर मेड बाय इनपुट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, हम क्या करेंगे उसे रिवर्स कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। द आर्बिट्रेटर ऑल्सो डिसाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ द केस शुड बी बोर्न बाय द अदर पार्टी, इतना ही, जो हमने कॉस्ट इनकर्ड की ना केस में उसकी रिकवरी भी हमें होगी अनदर पार्टी से, आर्बिट्रेटर का ऑर्डर आ गया, ठीक। नाउ वेदर ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रीमेजर इट्स प्रोविजन, यस, क्योंकि एडजस्टेबल इवेंट है। एंड व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कॉस्ट दैट विल बी रिकवर्ड बाय ए लिमिटेड, देखिए अगर कॉस्ट ए को रिकवर होगी अनदर पार्टी से तो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37। इंड AS 37 ये कहता है कि अगर मान लो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में बेनिफिट होगा और उस बेनिफिट का होना है ना होना आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपके लिए कॉन्टिजेंट एसेट बन गई, ठीक। बाकी हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में इंड AS 37 में डिस्कस करते हैं। सिंपल सा बताता हूँ, अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट है हमें तो अपने लिए क्या बन जाएगी, कॉन्टिजेंट एसेट बन जाएगी, ठीक। बट वो जो बेनिफिट एक्सपेक्टेड है वो अपने कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका, मैं इसको ना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी से कोरिलेट करके दिखाता हूँ। देखिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बेसिकली क्या है, कहता है पास्ट इवेंट है, ड्यू टू पास्ट इवेंट, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बट अमाउंट या तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, अमाउंट का लेवल एस्टिमेट नहीं लग पा रहा, या आपका आउटफ्लो जो रिसोर्सेज है उसकी नीड नहीं पड़ेगी, तो वो आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन गई। या फिर क्या होता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, ठीक, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन गई। ऐसे ही सर पॉसिबल बेनिफिट आपको ना ड्यू टू पास्ट इवेंट, तो अपने लिए कॉन्टिजेंट एसेट बन जाएगी। अब कॉन्टिजेंट एसेट जो है हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, कहता है अगर हाई प्रोबेबिलिटी है तो आप उसे डिस्क्लोज करेंगे नोट्स अकाउंट के अंदर ना, और अगर मान लो वर्चुअल सर्टेन हो चुके हैं तो फिर उस केस में हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो हमें कॉस्ट की रिकवरी होगी उसकी वर्चुअल सर्टेनिटी कब आई है, नेक्स्ट ईयर आई है, तो फिर ये आपका नेक्स्ट ईयर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, और एज ए कॉन्टिजेंट एसेट दिखा देंगे बैलेंस शीट डेट में, विच हैज ऑलरेडी बीन चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एज एन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर X1 X2। आई तो जो कॉस्ट है उसे हम अगले साल, रिकवरी ऑफ कॉस्ट अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। देखिए यहां पे अपने लिए ये आर्बिट्रेटर ने क्या किया, अवार्ड जो है अपने फेवर में कर दिया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया, ठीक। अकॉर्डिंगली द मेजरमेंट ऑफ द प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड फॉर द इवेंट अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बिल्कुल ठीक है, एडजस्टेबल इवेंट हो गया। एज फार एज द रिकवरी ऑफ द कॉस्ट बाय ए लिमिटेड फ्रॉम द अदर पार्टीज कंसर्न द राइट टू रिकवर वाज कॉन्टिजेंट एसेट एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, कॉन्टिजेंट एसेट बन गई, इसे हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। देखिए डिस्क्लोज कर देंगे और इसे रिकॉर्ड कब करेंगे, अगले साल, क्योंकि वर्चुअल सर्टेनिटी नेक्स्ट ईयर आई है। आइए आगे बढ़ेंगे और अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 1, a company manufacturing and supplying process control equipment is entitled to duty drawback if it exceeds its turnover above a specified limit। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा अगर वो टर्नओवर को एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाती, ठीक। टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक द कंपनी नीड टू बी फाइल एन एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग द स्पेसिफाइड टर्नओवर। जो भी स्पेसिफाइड टर्नओवर है उसको अचीव करने के बाद 15 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। इफ द एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम द डिपार्टमेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गिविंग ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट। लेकिन अगर मान लो
स्टिपुलेट टाइम पे वो सबमिट नहीं करा पाता एप्लीकेशन, तो उसके इसमें डिपार्टमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ड्यूटी ड्रॉबैक का क्रेडिट दे या ना दे, ठीक। फॉर द ईयर X1 X2 द कंपनी हैज एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ टर्नओवर बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट द एप्लीकेशन फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक इज फाइल्ड ऑन 20 अप्रैल X2। देखिए 31 मार्च X2 को अगर उसने लिमिट क्वालिफाई कर लिया तो उसे 15 अप्रैल तक क्या करना था, एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, ठीक। लेकिन एप्लीकेशन उसे सबमिट कब की, 20 अप्रैल को। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 15 डेज से डिले हो गया। अब डिपार्टमेंट की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो ड्यूटी ड्रॉबैक पे करे या ना करे, ठीक। विच इज आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 15 days of meeting the turnover condition. Duty drawback has been credited by the department on 28 June X2. डिपार्टमेंट ने क्या किया, ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट कर दी 28 जून को, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 26 जुलाई, वेयर द ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट शुड बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। देखिए हमें जो कंडीशन पूरी करनी थी, हमने वो कंडीशन पूरी नहीं की, 15 अप्रैल तक हमने इसको सबमिट नहीं करा था। इसका मतलब इसका मतलब ये कि फिर वो जो कंडीशन एग्जिस्ट करी थी टर्नओवर की, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं रही, क्योंकि डिपार्टमेंट की अपनी मर्जी होगी यहाँ पे, ठीक। इसलिए ये आपका एडजस्टेबल इवेंट नहीं बनेगा, और ये इंड AS 37 के अकॉर्डिंग आपका असेट है। तो हम इंड AS 37 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अगर कॉन्टीजेंट असेट हाई प्रोबेबिलिटी है तो एज ए कॉन्टीजेंट असेट डिस्क्लोज करेंगे, और अगर वर्चुअल सर्टेनिटी है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहाँ वर्चुअल सर्टेनिटी कब आई जाके, सर वो आई है 28 जून को जाके, जब पैसा आ गया है तो हम यहाँ पे उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और 31 मार्च को हम उसे एज ए कॉन्टीजेंट असेट डिस्क्लोज कर देंगे। Therefore, credit of the duty drawback is discretionary in the hand of the department. Accordingly, the duty drawback credit is contingent asset, ठीक है। हम नोट्स में डिस्क्लोज कर देंगे और इसे अगले साल रिकॉर्ड कर लेंगे। एक बार इसका सोल्यूशन रीड कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। XYZ Limited sell goods to its customer with a promise to give discount of 5% on list price on the goods provided that payment are received from the customer within 15 days. XYZ ने अपने कस्टमर के साथ एक प्रॉमिस कर रखा है कि वो उन्हें 5% लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देगी, अगर मान लो जो कस्टमर है वो 15 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हैं। XYZ Limited sold goods for 5 lakh to ABC Limited between 17th March and 31st March X2, ठीक है। ABC Limited paid the due by 15th April with respect to sale made between 17th March and 31st March. Financial statement were approved by the issue BOD आपका 31st मई X2। अब ये आपका क्या एडजस्टेबल इवेंट होगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इंड AS 115 की बात करते हैं, इंड AS 115 ये कहता है कि जहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम एस्टिमेट लगाएंगे वेरिएबल कंसिडरेशन के केस में। और यहाँ पे अगर हम इंड AS 10 की बात करें तो 15 डेज के अंदर डिस्काउंट मिलना था, अगर वो पेमेंट कर दे तो उन्होंने पेमेंट कर दी है, तो ये आपका एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, क्योंकि अप्रूव डेट से पहले सर अपने पास एक्स्ट्रा एविडेंट हो गया, ठीक। स्टेट वेदर डिस्काउंट विल बी एडजस्टेड, हाँ जी एडजस्टेड हो जाएगा। देखिए इफ द कंसिडरेशन प्रोमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड वेरिएबल अमाउंट, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से वेरिएबल अमाउंट हो गया ना, वेरिएबिलिटी आ गई, ठीक। एन एंटिटी सेल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच द एंटिटी विल बी एंटाइटल्ड टू एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग द प्रोमिस गुड्स और सर्विस टू ए कस्टमर, और ये आपका 5% डिस्काउंट क्या हो गया, एडजस्टेबल इवेंट बन गया। वेरिएबल कंसिडरेशन के केस में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, और फिर हमारे पास एविडेंस आ गए पक्के कि हाँ ये हमने डिस्काउंट दिया है, तो ये फिर आपका एडजस्टेबल इवेंट बन गया। आगे बढ़ते हैं। Whether the fraud related to X1 X2, बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। X1 X2 का फ्रॉड था, डिस्कवर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट X3 X4 इज एन एडजस्टिंग इवेंट। इंड AS 10 के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई फ्रॉड हुआ है और वो हमें मतलब आपका बैलेंस डेट से पहले फ्रॉड हुआ है और उसका पता हमें लगता है बैलेंस डेट के बाद बट अप्रूवल डेट से पहले, तो उस केस में अपने लिए क्या बन जाता है, वो एडजस्टेबल इवेंट बन जाता है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि हमें इस फ्रॉड का पता लगा आपका X3 X4 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले, बट ये जो इवेंट था 31 मार्च X4 से पहले का, तो एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। एक बात और, यहाँ पे ये जो इवेंट है मतलब ये आपका कंडीशन कॉन्टिजेंसी है या ये जो फ्रॉड हुआ है ये आपका 2 साल पहले का है, तो फिर ये अपने लिए क्या बन जाएगा, प्रायर पीरियड एरर बन जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 8। एडजस्टिंग इवेंट हो गया और प्रायर पीरियड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। X Limited was having investment in the form of equity share in another company as at the end of the reporting period, ठीक है। X Limited के पास इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर की फॉर्म में दूसरी कंपनी के, ठीक।
After the end of the reporting period, but before the approval of the financial statement, it has found that the value of investment was fraudulently inflated by committing a computation error. Whether such event should be adjusted, बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अप्रूवल डेट से पहले आपको पता लग गया, तो आप क्या करेंगे, उसे करेक्ट कर लेंगे। एडजस्टेबल इवेंट बन गया तो आप कंप्यूटेशन एरर को करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ABC Limited received a demand notice on 15 June X2 for an additional amount of rupees 28 lakh from the excise department on account of higher excise duty levied by the excise department compared to the rate at which the company was creating provision and depositing the same in respect of transaction related to financial year X1 X2। बड़े आराम से क्वेश्चन समझेंगे। देखिए क्या होता है, ये अकाउंटिंग है कंपनी का 1 अप्रैल X1 से लेके 31 मार्च X2 तक। ठीक, कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, जो भी प्रोडक्शन कर रही है ना, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी डिपॉजिट कर रही है एक रेट के बेस पे। डिपार्टमेंट ने चिट्ठी भेज दी 15 जून को कि साहब जो आप ये रेट लगा रहे हैं ना, इसके कंपैरिजन में रेट ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो आपने ड्यूटी जमा कराई है उसके कंपैरिजन 28 लाख आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर X1 X2 आर अप्रूव्ड ऑन 10 अगस्त। अकाउंट जो अप्रूव है वो कब हुए हैं आपका 10 अगस्त को। तो पहली बात, क्या ये एडजस्टेबल इवेंट है, नॉन एडजस्टेबल इवेंट है? सर यहाँ कंडीशन कंटीजेंसी एग्जिस्ट कर रही क्योंकि हमने यहाँ पे ये गुड सेल कर रखे और इनके बेस पे एक्साइज ड्यूटी एक रेट से जमा करा रखी है। जैसे मान लो हमने 10% से जमा करा रखी है और गवर्नमेंट कह रही है कि डिपार्टमेंट कह रहा है 12% जमा करानी पड़ेगी। ठीक, 28 लाख की डिमांड निकालती, तो ये एडजस्टेबल इवेंट है। In July X2, the company has appealed against the demand of 28 lakh and the company has expected that the demand would be settled 15 lakh only। कंपनी को एक्सपेक्ट है कि 15 लाख में ये आपका अमाउंट सेटल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंड AS 37 के अकॉर्डिंग फिर ये प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, देखिए दो बातें होगी, एक क्या एडजस्टेबल इवेंट है, नॉन एडजस्टेबल इवेंट है? आंसर एडजस्टेबल इवेंट। अगर एडजस्टेबल इवेंट है, दूसरी बात कितने अमाउंट से हम एडजस्ट करेंगे, 15 लाख से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ठीक, so how the above event will be have a bearing on the financial statement for the year X1 X2, whether these event are adjusting or non adjusting event हो गया, और ट्रीटमेंट क्या होगा, 15 लाख हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। ये 2 टाइप ऑफ इवेंट बताए हैं। एडजस्टिंग इवेंट है, 15 लाख हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 37। आइए क्वेश्चन 6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए बड़े आराम से तसल्ली से क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। H Limited constructed a warehouse at a cost of 10 lakh in X1। H ने क्या किया, एक वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन किया X1 में 10 लाख का। ठीक, इट फर्स्ट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज बाई X लिमिटेड, मतलब बाई H लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल X2। 1 अप्रैल X2 को ये आपका अवेलेबल फॉर यूज था, मतलब रेडी टू यूज था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, इस डेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ऑन 29 अप्रैल 6 आपका 3, 4, 5 और 6 4 ईयर के बाद मैं काम करूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। 1 अप्रैल X2 को हमने इसे रेडी टू यूज के लिए रखा, 10 लाख की कॉस्ट थी। 31 मार्च X3, 31 मार्च X4, 31 मार्च X5, 31 मार्च X6 और मई 6 में जाके, एक सेकेंड, मई X6 में जाके क्या घटना घटती है, नहीं 29 अप्रैल X6 को H Limited discovered that the warehouse was damaged। यहां पता लगा कि वेयर हाउस क्या था, डैमेज्ड, वाज डैमेज, मतलब पहले से डैमेज था। ठीक, ड्यूरिंग अर्ली मई X6 an investigation revealed that the damage was due to a structural fault in the construction of the warehouse। जब इन्वेस्टिगेशन चला मई X6 में तो पता लगा कि ये जो वेयर हाउस है ना, इसके कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, मतलब पहले से फॉल्ट चला रहा है। अब यहां पे दो चीजें आएंगी, एक क्या ये एडजस्टेबल इवेंट होगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट होगा। देखिए यहां हमें डैमेज का पता लगा है, लेकिन कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती थी, एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा।
ये क्या बन जाएगा, एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। हम इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक। सर मान लो वेयर हाउस जो था वो डैमेज हुआ था आपका अप्रैल में, कोई घटना घटी थी उसकी वजह से, यहाँ पे जाके मान लो 15 अप्रैल को कोई घटना घटी थी, फिर ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट हो जाएगा, कोई कंडीशन या कॉन्टिजेंसी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक। सेकंड, यहाँ पे क्वेरी और स्टूडेंट के मन में आ सकती है कि सर एक बात बताओ, अगर फॉल्ट स्टार्टिंग से चला रहा था तो फिर तो ये अपना प्राइवेट एरर नहीं हो जाएगा। दोस्त बिल्कुल हो सकता है, बट हमें फैक्ट देखने पड़ेंगे। अगर मान लो रीजनेबल बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते थे और हमने आइडेंटिफाई नहीं किया फॉल्ट को, तो फिर ये एरर है। लेकिन अगर रीजनेबल बेस पे हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे तो फिर ये आपका एरर नहीं है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या लिखता है। ड्यूरिंग अर्ली मई X6, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करा रहा हूं जैसे आपने क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा, क्योंकि अगर आपने पहले कर रखा हो तो कुछ बातें आपके माइंड में बैठी होंगी, नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे हो सकता है। मान लो कल कोई क्वेश्चन सिमिलर टाइप का एग्जाम में आ गया, उसने लैंग्वेज चेंज कर दी फिर, तो इसलिए आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को समझे। ड्यूरिंग अर्ली मई 6, an investigation revealed that the damage was due to a structural fault in the construction of the warehouse, कि warehouse के कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट था, ठीक। The fault became apparent when the warehouse building leaked severely after heavy rainfall in the week ended 27 अप्रैल X6। देखिए नो डाउट यहाँ पे 27 अप्रैल को क्या हुआ, हैवी रेन हुई, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि यहाँ पे लीक्ड है, ठीक है। बट जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि पहले से फॉल्ट चला रहा था, इसलिए एडजस्टेबल इवेंट हो गया। लेकिन मान लो यहाँ पे सर जब 27 अप्रैल को लीक हुआ ये आपका वेयर हाउस, और तब हमने इन्वेस्टिगेशन किया और पता लगता कि इसी की वजह से हुआ है, तो फिर ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाता है, क्योंकि कंडीशन कॉन्टिजेंसी बैलेंस रेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक। द डिस्कवरी ऑफ द फॉल्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, ठीक है। सो एच लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द वेयर हाउस एट 31 मार्च X6। हाँ जी, 31 मार्च X6 को हमने इसका रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया, जो कि आपका 6 लाख है, ठीक है। तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 36, क्योंकि कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो। Furthermore, H Limited reassessed the useful life of the warehouse at 20 years from the date when it was ready for use। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, यूजफुल लाइफ को भी एस्टिमेट किया, 20 ईयर यूजफुल लाइफ आई, ठीक। बिफोर डिस्कवरिंग द फॉल्ट, H Limited has depreciated the warehouse on the straight line method to nil residual value over its estimate 30 year useful life। 30 ईयर यूजफुल लाइफ थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब हमने इसे रीअसेस किया तो यहाँ पे 20 ईयर लाइफ आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या घटना घट चुकी होंगी। 30 ईयर के हिसाब से हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा आपका 33,333, 33,333, 33,333, और यहाँ पे भी हमने क्या किया होगा, 33,333 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा। और अभी इसके इस ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहे हैं, ठीक। तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका होगा, राउंडिंग ऑफ में 1 और एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। तो 9 लाख का यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची थी, ओरिजिनल 27, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया होगा। लेकिन रिवाइज के हिसाब से सर 20 ईयर में से 3 ईयर बीत चुके, तो 17 लाइफ रिमेनिंग बच गई, क्योंकि एडजस्टेबल इवेंट है। तो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा 9 लाख डिवाइड बाई 17, क्योंकि एडजस्टेबल इवेंट है, तो 52,941, और ये डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है। और हम ये भी लिख देंगे साथ में एडजस्टेबल इवेंट है, और साथ में ये भी लिख देंगे कि प्रायर पीरियड एरर नहीं है, क्योंकि रीजनेबल बेस पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यहाँ पे फॉल्ट था, ठीक। वो तो यहाँ पे इवेंट हुआ तो हमें पता लगा, तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे। सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू द क्रैक इन द वेयर हाउस कोस्ट डैमेज टू इन्वेंट्री वर्थ अबाउट 1 लाख कॉस्ट प्राइस एंड बिकेम अनसेलेबल। यहाँ पे देखिए 27 अप्रैल को जब ये लीकेज हुई, इसके बाद आपका 1 लाख का इन्वेंट्री लॉस्ट कर गया। अब अगर यहाँ पे 1 लाख का इन्वेंट्री लॉस कर गया, तो क्या इस इन्वेंट्री के अगेंस्ट कंडीशन कॉन्टिजेंसी बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करती थी, नहीं, तो ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। हम नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे, एक तो नेचर ऑफ द इवेंट कि यहाँ पे आपका लीकेज हुआ रेन फॉल की वजह से, और सेकंड इसका फाइनेंशियल इफेक्ट जो कि 1 लाख का लॉस है, ठीक। द एंटायर डैमेज इन्वेंट्री वाज ऑन हैंड 31 मार्च X6, ये इन्वेंट्री 31 मार्च X6 को इन हैंड थी, और अब उस डेट पे जो इन्वेंट्री थी वो गुड कंडीशन में थी। सीपेज की वजह से आपका यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है, तो ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, ठीक। एच लिमिटेड हैज नॉट इंश्योर्ड एनी अगेंस्ट एनी ऑफ द लॉसेज, ठीक है। इट अकाउंट फॉर ऑल पीपी अंडर द कॉस्ट मॉडल। एच लिमिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च X6 वर अप्रूव्ड फॉर इशू ऑन 28 मई। तो ये आपका
28 मई को अकाउंट अप्रूव हुए हैं। एक इवेंट एडजस्टेबल बन गया और एक इवेंट आपका नॉन एडजस्टेबल बन गया, ठीक। Preparing accounting entry to record the effect of the event after the end of the reporting period in accounting record of H Limited for the year ended 31st March X6। यहाँ पे जो अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, एक तो हम एडिशनल डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे और सेकंड हम लोग क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख है और कैरिंग अमाउंट कितने से आएगा सर, कैरिंग अमाउंट आएगा 9 लाख ओपनिंग है, जिसमें से हमने ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर रखा होगा और ये हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 847059 आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। डिफरेंस आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा कितने से सर, 247059 से, ठीक। 247059 से इंपेयरमेंट लॉस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द अबव केसेस एज पर रेलेवेंट इंड एस। ये मैंने आपको बता दिया कि जो वेयर हाउस है ये एडजस्टेबल इवेंट बन गया आपका, और हम यहाँ पे प्राइवेट एरर के बारे में लिख देंगे कि प्राइवेट एरर नहीं है क्योंकि गुड फेथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी और रीजनेबल यूज में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक। इन्वेंट्री आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, नेचर ऑफ इवेंट बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल इफेक्ट बताना पड़ेगा, 1 लाख का लॉस हो गया। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ देयर वाज नो स्ट्रक्चरल फॉल्ट एंड डैमेज टू द वेयर हाउस हैज बीन कॉज्ड बाय द इवेंट दैट अकर्ड आफ्टर 31 मार्च X6। वो ये कह रहा है कि अगर मान लो स्ट्रक्चरल फॉल्ट पहले से नहीं होता और ये इवेंट आपका बाद में होता 31 मार्च के बाद, मतलब यहाँ पे जो लीकेज हुआ है उसी की वजह से ये नुकसान, मतलब रेनफॉल की वजह से लीकेज हुआ, उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो उस केस में फिर ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाता है, ठीक। हम डिस्क्लोजर दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द कंपनी हैज मेड सेल ऑफ ₹60 लाख टू ए कस्टमर SS LLP ऑन 31 दिसंबर X2, ठीक है जी। कंपनी ने क्या किया, सेल की 60 लाख की कस्टमर को। द नॉर्मल, अच्छा 31 दिसंबर X2 को। द नॉर्मल क्रेडिट इज फॉर 1 मंथ, नॉर्मली 1 महीने का आपका क्रेडिट पीरियड होता है, लेकिन हाउएवर सम टाइम इट गोज अप टू 2 मंथ। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट बाय 28 फरवरी X3, हाउएवर नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड टिल 31 मार्च X3। अब यहाँ पे देखिए आपका क्रेडिट इम्पेयर्ड हो जाएगी सेट एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 109, क्योंकि पेमेंट नहीं आई, ठीक। On 15th April X3, the sale department of the company became aware that the customer is passing through financial crisis and has major cash flow of problem। देखिए यहाँ पे पेमेंट आनी थी 31 मार्च को, हमें आइडिया आ गया कि पेमेंट नहीं आ रही, तो अपने लिए क्या बन गया, एडजस्टेबल इवेंट बन जाए, क्योंकि कंडीशन कॉन्जेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही, ठीक। एक बात और, अब अगर ये एडजस्टेबल इवेंट बन गया तो हम इस केस में क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे और एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 109 कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू रहेगी, ठीक, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। द कंपनी हैज एग्री टू अलाउ द कस्टमर टू सेटल द डेट बाय 31 मार्च X4। कंपनी ने हालांकि कस्टमर को अलाउ कर दिया कि आप 31 मार्च X4 तक पेमेंट कर देना, बाय विच द टाइम द कस्टमर इज कॉन्फिडेंट दैट द कैश फ्लो प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। कंपनी एक्सपेक्ट दैट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 9% कैन बी रिसीव्ड अगेंस्ट एनी मनी लेट आउट, येट इट अलाउड द कस्टमर एन इंटरेस्ट फ्री पेमेंट पीरियड। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इंड AS 109 के अकॉर्डिंग ना, अगर 30 डेज तक पेमेंट नहीं आती तो हम लोग उस असेट को क्रेडिट इम्पेयर्ड मान लेते, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट इम्पेयर्ड 31 मार्च X3 को असेट होगी थी। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी सोन एज ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम SS LLP इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखिए 60 लाख आपका ग्रोस कैरिंग अमाउंट आ गया, एक्सपेक्टेड 1 ईयर के बाद अमाउंट रिसीवेबल है, तो 31 मार्च को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है 60 लाख डिवाइड बाई 1.09, ये आ गया आपका 55,04,587। तो डिफरेंस आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा और ये ट्रेड रिसीवेबल का फाइनल अमाउंट आ जाएगा, ठीक। 495,413 ये आपका इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट आ गया, जिससे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे एज ए इंपेयरमेंट लॉस। एक बात और, अब नेक्स्ट ईयर में जब अपने पास पैसे आएंगे तो 60 लाख आएंगे, हाँ जी, तो फिर ये जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हम क्या करेंगे, एज ए इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। ये देखिए यहाँ पे ये इंड AS 109 का रेफरेंस दे रखा है और रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, बाद में एडिशनल एविडेंस मिल गया आपको, ठीक है। ये देखिए प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग डेट, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे 495,413 का और अगले साल इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए
ये इंटरेस्ट इनकम, वैसे मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया, वैसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे सेम अमाउंट आएगा इंटू 9%। ठीक, बात वही होगी ना कि पीवी और ग्रोस कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस आपका क्या बन जाएगा सर, इम्पेयरमेंट लॉस। और अगले साल क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव होगा, ये हमने ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट नेट करके रिकॉर्ड कर रखा था, डिफरेंस आपका इंटरेस्ट इनकम आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट आपका 60 लाख टू इंटरेस्ट इनकम बैलेंसिंग फिगर टू आपका ट्रेड रिसीवेबल नेट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इसी के साथ ये इंडिया समाप्त होता है। आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो का लिंक ना सब दोस्तों शेयर करना है। और भी बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।